देखो क्या लिखा हुआ है, हायर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हायर ग्रोथ ऑफ नहीं, सेवरल इम्बैलेंसेस पे थे हम। अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिसोर्सेज हैज बीन डाइवर्टेड टुवर्ड्स ऑफ रिसोर्सेज। तो ज्यादा जो रिसोर्सेज है ना वो हमने कहाँ लगा रखे हैं, हायर एजुकेशन के लिए। जबकि वो कहाँ लगने चाहिए थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। अरे बच्चों का पहले शुरू का क्लासेस का पढ़ा हुआ ना जरूरी है कि भाई कॉलेजेस ज्यादा जरूरी है, पहले स्कूलिंग जरूरी है कि कॉलेजेस ज्यादा जरूरी है? पहले स्कूलिंग, स्कूलिंग में आप बेसिक नॉलेज सीख जाते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सीख जाते हो। तो जिस बंदे को कम से कम इतना आता है लिखना पढ़ना तो आ जाता है ना, हमें 12th क्लास तक हम कोई भी चीज पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, अच्छा बुरा समझ सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीज सीख जाते हो। इस सारी नॉलेज से कोई भी बंदा कोई बेसिक जॉब या बेसिक बिजनेस तो आराम से कर सकता है। उसको पता है भाई एक 10 की चीज मुझे आ रही है तो मैं इसको ऊपर का ही बेचूंगा, 15 या 20 रुपए का सेल करूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या कर रखा है कि ज्यादा पैसा किस पे खर्च कर रखा है, हायर एजुकेशन के ऊपर। जबकि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन 11th 12th, प्राइमरी 1 to 10th। ड्यू टू दिस रीजन जनरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी हैज रिमेन्ड लो। तो इस वजह से प्रोडक्टिविटी क्या रह जाती है, कम रह जाती है। जो बेसिक नॉलेज है वो बच्चे को पता ही नहीं है। आगे, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ वेरियस कैटेगरीज, स्पेशली इन केस ऑफ हाईली स्किल्ड पर्सोनल। पर्सोनल मतलब एम्प्लॉइज। द एब्सेंस ऑफ सच बैलेंसेस हैज रिजल्टेड इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अरे कहीं पर वर्कर्स कम चाहिए थे, वहां पे ज्यादा वर्कर्स है। कहीं पे वर्कर ज्यादा चाहिए थे, वहां पे कम वर्कर्स है। इसको क्या बोलते हैं, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग। आपने प्लानिंग ही नहीं करी कि कितनी मैन पावर की जरूरत है, मतलब कितने लोगों की आपको जरूरत है इस काम के अंदर। तो उससे आपके रिसोर्सेज की क्या हो रही है, वेस्टेज। अगर आपको 8 लोगों में भी काम हो जाता, आपने कितने वर्कर्स रख रखे हैं, 10। अननेसेसरी 2 वर्कर्स का तुम सैलरी ज्यादा पे कर रहे हो। अब बाकी की अगर मैं बात करूं, आपको चाहिए थे 10 वर्कर्स, आपने रख रहे हैं 8 वर्कर्स। बाकी के रहे सही भी छोड़ के चले जाएंगे, वो दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर लेंगे। अब काम हो पाएगा आपका, प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई आपकी, प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। ठीक है, चलो। तो लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, तो आपको पहले मैन पावर प्लानिंग करनी चाहिए। ये हमने स्टाफिंग में भी पढ़ा था बीएसटी के अंदर। पहले प्लानिंग करो कि ये काम कितने लोग लगेंगे, उस हिसाब से फिर उनको काम पे रखो। ऐसा नहीं आने दो जितने मर्जी लोग आ रहे दो। वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन द परफॉर्मेंस इज पर्टिकुलरली अनसेटिस्फैक्टरी इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इंडिया में बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी की क्या है, थोड़ा सा अभी कम है। ठीक है, इट इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ डेवलपिंग कंट्री। चलो अब ये सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में डालो। प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जल्दी से। आया भी जाएगा, कौन सा तू बताएगा। चलो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इंडिया का कैसे ग्रोथ के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन। होगा, ट्रेनिंग होगी आपकी, माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन। आउट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स एजुकेशन एंड हेल्थ आर most important sources of human capital formation. We know that ours is a फेडरल कंट्री विद द यूनियन गवर्नमेंट है हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट्स है, जैसे एमसीडीज है, म्यूनिसिपैलिटीज है, विलेज के अंदर पंचायत लगती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस द फंक्शंस टू बी कैरिड आउट बाय ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर क्या करती है, काम करती है। Accordingly, expenditures on both education health are to be carried out simultaneously by all the 3 tiers of the government. The 3 tiers of government क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज। Education health services create both private and social benefits. As a result, both the private and the public institution exist in the education and healthcare. तो अगर हम बात करेंगे, प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है। ठीक है, तो सारे एग्जिस्ट करते हैं प्राइवेट में भी और पब्लिक में भी, बिकॉज दीज आर द नीड्स नेसेसिटीज। तो प्राइवेट वाले भी अपना हाथ साफ करते हैं और गवर्नमेंट वाले भी। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत क्यों है बोलो। सरकार नहीं होगी तो फ्री एजुकेशन कैसे मिलेगी स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। सरकार नहीं होगी तो फ्री ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा। प्राइवेट वाले तो बहुत लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं, है ना, हर चीज का है प्रॉफिट के लिए। Expenditures on education and health assume great importance on the formation of human capital, so it is very important that such expenditure provides positive results to ensure favorable benefits. Government intervention is important because of the following reasons. तो देखो गवर्नमेंट को बीच में टांग अड़ाने की क्यों जरूरत है एजुकेशन के अंदर और हेल्थ के अंदर। तो फर्स्ट रीजन क्या है, एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटैंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। आज अगर तुम्हारी एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर देगी सरकार, या तुम्हें अच्छी हेल्थ दे देगी, अच्छी हेल्थ मतलब अगर तुम हेल्थ से कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसको ठीक कर देते हैं, तो उससे क्या पड़ता है आपको, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है एंड दे कैन नॉट बी इजिली
रिवर्स। आज अगर तुम एजुकेटेड हो गए कि अपनी एजुकेशन वापस कर सकते हो, नहीं अपनी हेल्थ किसी को दे सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये इजीली रिवर्स थोड़ी ना हो सकता है, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है ना। हमेशा बोलते हैं ना, क्या कोई साथ रहे ना रहे, आपकी एजुकेशन आपके साथ रहती है, आपकी हेल्थ आपके साथ रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड इज एडमिटेड टू अ स्कूल और हेल्थ केयर सेंटर एंड रिक्वायर्ड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड इन सच इंस्टीट्यूट, the substantial amount of damage would have been done before the decision is taken to shift the child to another institution। अब तुम सोचो, एक गलत ट्यूशन में चले गए, सर ने पढ़ाया नहीं ढंग से, अब बाद में तुम्हारे आए काफी कम मार्क्स, अब 6-7 महीने हो गए सर के पास पढ़ते पढ़ते, अब उस डिसीजन को आप चेंज करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। उस टाइम पर उस बच्चे का बेस दोबारा से बिल्ड करने के लिए जो डैमेज जो हो गया उसके एजुकेशन के अंदर या उसके हेल्थ के अंदर, वो क्या है, थोड़ा ज्यादा सीवियर हो जाएगा। अच्छे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर अगर अच्छा नहीं होगा वो आपकी कंडीशन और खराब कर देगा, अच्छा डॉक्टर फटाफट से उसी कंडीशन को नॉर्मलाइज भी कर देगा आपको। Individual consumers of these services do not have complete information about the quality of services and their cost। तो कंज्यूमर्स के पास जो सर्विसेज का, उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमें कैसी क्वालिटी मिलेगी सर्विसेज की और इसकी क्या कॉस्ट है। हर किसी को थोड़ी ना पता है कि मैं कौन सी सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरी सर्विस की कितनी कॉस्ट है या मेरी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं हो। तो क्या होता है कि जब कुछ बच्चे बढ़ के जाते हैं वो आगे दूसरे दोस्तों को बता देते हैं, है ना। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है किसी के पास। द प्रोवाइडर्स ऑफ एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज में एक्वायर मोनोपोली पावर एंड मे गेट इन्वॉल्व इन एक्सप्लॉयटेशन। अगर ये सारा एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट वालों के हाथ में दे दी तो क्या आ जाएगा मार्केट में, बोलो, मोनोपोली पावर। सिर्फ यही ये है, सरकार तो है नहीं, और ये क्या करेंगे फिर, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब हेवी प्राइसेस चार्ज करेंगे। अब तुम सोचो गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है और सिर्फ अगर प्राइवेट स्कूल्स है, तो जो स्कूलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी, वो कैसे स्कूल्स में जाएंगे, फिर उन बेचारों को तो एजुकेशन मिलेगी नहीं। और ये प्राइवेट वाले क्या करके रख देंगे, एक्सप्लॉयटेशन। तो बोलेंगे यार आप पैसे नहीं दे पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके बच्चे को कैसे एडमिशन दे। इसलिए गवर्नमेंट भी जरूरी है और प्राइवेट भी जरूरी है। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब इस सबको, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को कौन कंट्रोल करते हैं, तो इन एजुकेशन बोलो, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यूनिवर्सिटीज के लिए कौन कंट्रोल करता है, यूजीसी, और एनसीईआरटी कंट्रोल करता है हम सबको, या सीबीएसई। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE भी होता है एक, रेगुलेट द, ये एजुकेशन सेक्टर को कौन कौन कंट्रोल करता है, एनसीईआरटी, यूजीसी और AICTE। हेल्थ में कौन कंट्रोल करता है, ICMR, बहुत बार नाम सुन रखा होगा आपने, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो ये सारी क्या है, रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब एनसीईआरटी के बारे में बताया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, और ICMR के बारे में आपको बता रखा है, वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो इसको क्या करना है, पढ़ लेते हैं एक बार। ये क्या करता है, एनसीईआरटी क्या करता है, सर, इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1961, सरकार ने बनाई थी। क्या करती है, असिस्ट, हेल्प करती है, एडवाइस करती है सेंट्रल को, स्टेट गवर्नमेंट को, किसकी, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाने के लिए फॉर इम्प्रूवमेंट इन द स्कूल एजुकेशन। स्कूल की एजुकेशन को और आप कैसे अच्छा कर सकते हो, ये कौन ओपिनियन देता है, एनसीईआरटी ओपिनियन देता है, तीनों तरीके की गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल अथॉरिटीज को। University Grant Commissions. It came into existence on this and became a regulatory organization of the Government of India by an Act of Parliament in 1956. मेन टास्क देखो, आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है, मेन टास्क क्या करते हैं, यूजीसी कोऑर्डिनेट करती है, डिटरमाइन करती है, मेंटेन करती है स्टैंडर्ड्स किसके, टीचिंग के। तो टीचिंग की कोऑर्डिनेट करती है, डिटरमाइन करती है कितना पढ़ाना है। आपका सेमेस्टर देखो, आपका जो जैसे सीबीएसई है वो कंट्रोल कर रहा है जैसे आपको हाफ मिड टर्म्स में क्या आना चाहिए, ठीक है, फाइनल्स में कितना आना चाहिए, इस साल कितना सिलेबस देंगे, ठीक है, तो उसको स्टैंडर्डाइज करती है ना। हर एक स्कूल को क्या भेज देती है, सिलेबस भेज देती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल कुछ और करवा रहा है, कोई स्कूल कुछ और करवा रहा है, तो एक स्टैंडर्ड बना देती है कितना आपको पढ़ाना है, कब कब आपको एग्जामिनेशन लेने हैं। एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है बस, बाकी तो स्टैंडर्ड्स तो है ही ना। जितना सिलेबस उन्होंने बोला है उसके बाहर तो नहीं करवाते, उतना ही करवाते हैं इवेंचुअली। पहुंचती तो रेलगाड़ी वहीं पर है ना। AICTE set up in November 1945 as the national level apex advisory body of proper planning and coordinated development of technical education system। apex advisory body, apex advisory body मतलब सबसे ऊपर, इससे ऊपर कुछ भी नहीं था। थ्रू आउट द कंट्री, तो थ्रू आउट द कंट्री ये क्या बताती है, टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर प्लानिंग करती है, कोऑर्डिनेशन करती है, प्रमोशन ऑफ
qualitative improvement of such education in relation to planned quantitative growth, regulation and proper maintenance of norms and standards in the technical. मतलब सीधी सी बात है, हमने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ना, उसको आप सब फॉलो कर रहे हो। उस सबको अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसके लिए देखा जाएगा फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आरबीआई होता था ना एपेक्स बॉडी बैंक्स की, वैसे ही सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी कौन सी थी? आईसीटी। और वैसे आईसीएमआर, आईसीएमआर क्या देख लेगा? बोलो। हेल्थ को देख लेगा, मेडिकल रिसर्च वगैरह। क्वेश्चन आएगा क्या इसमें से? क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है ज्यादा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज यहीं पे इसको फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलो, बाय बाय।